ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ऑथेंटिक खबरें, रेफरेंसेस के साथ और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि आपके पास खबर भी सही पहुंचे और नैरेटिव भी सही पहुंचे। क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना है कि जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम करके पेश किया जा रहा है। पूरी दुनिया में बड़ा अजीब अजीब हाल है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं शमसुल इस्लाम साहब से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत बड़े जाने माने राइटर हैं। बहुत अहम इश्यूज पर उनकी किताबें, खासतौर पर मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म, आरएसएस, मुसलमानों का आजादी में किरदार वगैरह, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर उन्होंने लिखा है। और बहुत ही कांस्टेंट, लगातार सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं। आज हम शमसुल इस्लाम साहब से जो बात कर रहे हैं वो ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, कल इजराइल पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ क्या कुछ हो रहा है, कितना जुल्म वहां इजराइल में, गाजा, वेस्ट बैंक, वो और हमारे यहां भारत में अब ऐसे विराट सम्मेलन और ऐसे नफरत की बातें खुल करके होने लगी हैं कि जिन पड़ोसियों पर, जिन साथियों पर, जिनको दोस्त समझते थे, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे नजर आने लगे, बेगाने से हो गए। क्या हुआ आखिर, क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, वो सब हम समझेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, देखिए, मैं अपने दर्शकों को अक्सर ये बात कहता हूं कि इंटरनेशनल खबरों को समझते हुए जब हम नेशनल खबरों को समझते हैं तो समझ में आता है कि आखिर हम कौन से दायरे में कहां चल रहे हैं दुनिया में। मोदी जी की इजराइल विजिट को कैसे देख रहे हैं? बात यह है काज़मी जी की हालात जिस तरह से सारी दुनिया में एक इंतहा हो रही है जुल्म की, तशद्दुद की, जंग की, इस्तेसाल की, एक्सप्लॉयटेशन की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, सारी दुनिया जो मार खा रही है, तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, हम लोग दावा करते हैं और हमें खुशी भी होती है ये सुनकर के इस ग्लोब में जो दुनिया है उसका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसका सबसे शानदार संविधान है। लेकिन वो किस टोली में, किस गैंग के साथ शामिल हो रहा है, ये देखकर बहुत बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। और मोदी साहब जो है पिछली बार गए थे जनाब 4 से 6 जून के बीच में, जहां तक अगर मैं सही कह रहा हूं तो 2017 में गए थे जनाब। ये 2017 में थे वहां, और उसके बाद अब ये दोबारा वहां पहुंच रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे। सारे जो इन्होंने करना है वो सारी चीज तय हो चुकी है पहले से ही। पर एक जो होता है ना कि जब कोई बड़ा आदमी आता है, हम तो अंग्रेजों के राज में रहे तो हम वो तोपों की सलामी होती थी, 7 तोपों की, 13 तोपों की, 11 तोपों की, 30 तोपों की, 50 तोपों की। तो मोदी साहब क्योंकि बहुत प्यारे हैं वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और वहां का जो टोली है, गिरोह है मुजरिमों की जो वहां हुकूमत कर रही है, तो वहां पर सलामी देना शुरू कर दिया है। उसका एक सबूत यह है कि कल जो है एक बहुत पुरानी मस्जिद है वेस्ट बैंक में, और अबू बकर सिद्दीक साहब के नाम पर जो साहबी भी थे और एक हमारे खलीफा भी थे, तो उनकी मस्जिद को आग लगाई है, उस मस्जिद को आग लगाई है। और उसके बाद रसूल के बारे में, रसूल साहब के बारे में जो गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं हेब्रू में, वो यही है कि आइए आइए जनाब, आइए, आपको हम सलामी दे रहे हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों के साथ जो वहां कर रहे हैं तो वही नहीं, हम यहाँ पर भी करेंगे।
ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि और मतलब मुझे पहले तो 6-7 महीने पहले तक शुबा होता था कि पता नहीं ये स्टेटमेंट सही भी है नहीं, लेकिन आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए आउट ऑफ बाउंड होता जा रहा है, सब मुसलमानों के लिए। यानी इसमें कोई मुसलमान बाहर नहीं है कि आप यहाँ रह नहीं सकते, आप नहीं रह सकते, और आपका जो मजहब है ये हमको किसी भी तौर पर स्वीकार्य नहीं है, इसको माना नहीं जाएगा। यानी हद ये है कि दुनिया की जो बहुत बड़े मंदिर हैं वो वेस्ट एशिया में बन गए हैं। तीन बड़े मंदिर हैं और 2024 में तो एक सबसे बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ वहां। तो लेकिन यहाँ पर जिस तरह का किया जा रहा है, जो नफरत है वो नफरत दिखाकर वहां पर जो जायनिस्ट हैं वो स्वागत करने जा रहे हैं। और ये अकेली मस्जिद नहीं है, सैकड़ों मस्जिदें उन्होंने जलाई हैं, लेकिन ये इस मौके पर जो उन्होंने चुना है कि एक बहुत ऐतिहासिक, एक बहुत हिस्टोरिक मस्जिद को उन्होंने जलाने का तय किया। तो ये वही जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये तोपों की सलामी है, मोदी जी आइए। और मोदी जी क्या करने गए हैं और वो क्या करेंगे, मैं अपने दोस्तों से जो सुनने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अल जजीरा का एक आर्टिकल है जो यशराज शर्मा ने ये कल छपा है, हाउ मोदी ब्रोक डाउन वॉल्स बिटवीन इंडिया इजराइल एट पैलेस्टाइन्स एक्सपेंस। इसको आप जरूर पढ़ें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका मतलब यह है कि मोदी ने किस तरह से इजराइल और इंडिया के बीच में जो भी रुकावटें थी, जो भी दीवार थी, उसको तोड़ा, और उसकी कीमत चुका रहे हैं फिलिस्तीनी। उसकी कीमत कौन चुका रहा है? फिलिस्तीनी अरब चुका रहे हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में, लेकिन बहुत कंसाइज तरीके से जो चीजें रखी हैं, वो 1-2-3-4 चीजें मैं जल्दी से आपके साथ साझा करता हूं। उन्होंने बताया कि जब मोदी जी जो हैं जून 2017 के अंदर वहां गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा पाथ ब्रेकिंग जर्नी है। यानी इसने नई मंजिलें हमारे सामने रखी हैं। और उसके बाद नेतन्याहू साहब ने अपनी जो पहली मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में 2014 की मोदी के साथ, उसमें कहा था कि हम वी एग्री टू ब्रेक डाउन द रिमेनिंग वॉल्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। 2014 में जो कहा था कि जो बाकी भी है वो सब हम गिरा देंगे, सब हम चकनाचूर कर देंगे। तो वो सच है कि वो हो गया। और मोदी जिस वक्त जा रहे हैं, जरा उसको समझ ले, दुनिया का कोई भी सिविलाइज देश जो है उसका कोई भी नेता वहां जाना नहीं चाह रहा है। आजकल इजराइल कौन जाते हैं? इजराइल जाते हैं अमेरिका के होम मिनिस्टर, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं उनके, वो जाते हैं। दुनिया का कोई भी जो डेमोक्रेटिक देश है, यानी यूरोप के जो देश उसके समर्थक हैं, वो भी वहां नहीं जाते हैं, वो भी इजराइल को मिलने नहीं जाते हैं। वजह यह है कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ ही नहीं, इजराइल जो नेतन्याहू की सरकार है, वो इजरायलियों के साथ जो कुछ कर रहा है वो इतना भयानक है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के साथ वो जो कर रहा है, इजरायली आर्मी के साथ जो कुछ कर रहा है, इजरायली औरतों के साथ वहां, और जो नॉन गोरे इजरायली हैं, यहूदी हैं, उनके साथ वो जो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये इससे कोई दोस्ती नहीं रखनी, इसके साथ हमको दिखना नहीं चाहिए। यानी और वो तो एक अलग मसला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने इसको मुजरिम करार दिया हुआ और कहा है कि ये जहां भी मिले इसको पकड़कर हमारे हवाले किया जाए। यानी वो तो बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन मान लीजिए, चलिए आप आईसीसी को नहीं मानते, भारत ने तो इजराइल की दोस्ती में और अमेरिका की दोस्ती में सारे बंधन तोड़ दिए। जो भी इंसानियत और जो इस तरह के ह्यूमन राइट्स वाले संगठन थे, उनसे सब उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि वहां पर अंदर कितना भयानक विरोध है उसका। और ये जो गए हैं, इसको समझ लें। ये यशराज शर्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान दिलाई है कि कुछ महीने के अंदर वहां चुनाव होने जा रहे हैं, और इंटरनली नेतन्याहू का बिल्कुल जमीन पर गिरी हुई है उसकी रेपुटेशन। कोई उसको पसंद नहीं करता, आर्मी पसंद नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं करता उसको, जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशंस पसंद नहीं करती।
हाँ, कौन पसंद करते हैं? बस अरब देशों के हुक्मरान जो हैं और मोदी जी पसंद करते हैं। तो इन हालात में ये किस लिए गए हैं? जो उसकी डूबती नौया है उसको बचाने का। यही मोदी जी ने किया था ट्रम्प के लिए। ट्रम्प जो चुनाव हारे हैं उससे पहले अगली बार ट्रम्प की सरकार, वो आप जानते हैं कि कितने बड़े लाखों लोगों को लेके इन्होंने रैलीज की थी, और वो तो ट्रम्प हार गया था और उसके बाद मोदी जी हारने वाले के साथ नहीं रहते हैं, तो उससे बात करना भी बंद कर दिया था, जिसका गुस्सा ट्रम्प अब निकालता है मोदी पर, हमारे प्रधानमंत्री पर निकालता है। तो खैर ये तमाम दुनिया के शोधे, लफंगे, बलात्कारी, गुंडे हमारा प्रधानमंत्री जी जो है, हमारा प्रधानमंत्री, उनको अपने देश में भी और देश के बाहर भी उनको उनकी शान इज्जत बचाने के लिए जाते हैं। तो ये यशराज ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। अच्छा, एक और सवाल उन्होंने उठाया है कि ये बहुत बात की जाती है कि इजराइल और इंडिया के जो है वो स्ट्रेटेजिक संबंध है, और इजराइल की इंडिया को जरूरत है। लेकिन उसका भी आप देखिए, शर्मनाक पहलू देखिए कि ये सही है कि इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया है, नंबर 2 पर या 3 पर है। लेकिन मजे की बात तो यह है, जो शर्म की बात जिस पर चर्चा नहीं होती है, कि इजराइल जो फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, वो भारत के बहुत हथियार जा रहे हैं वहां से, अडानी अंबानी के हथियार जा रहे हैं। यानी आप ये जो कहते हैं कि इजराइल की हमको जरूरत है, उसका उल्टा हो रहा है कि इजराइल को सारी दुनिया के देशों ने हथियारों पर पाबंदी लगाई है, जो उसके सपोर्टर थे इजराइल के। इंडिया खुलेआम हथियार भेज रहा है, और क्योंकि डाटा उपलब्ध नहीं है इंडिया का, मुझे लगता है कि इजराइल इस वक्त इंडिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सबसे, और भारत जो बहुत सारे हथियार हैं, उस तरह के हथियार सप्लाई कर रहा है जिनकी टेस्टिंग हो रही है वहां पर। और ये कल जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ होना है आप जानते हैं, पहले ही तय हो जाता है। तो ये सब तय हो चुका है। और इसके अलावा जो शर्मा कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में भी मोदी देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं मोदी एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब एप्स्टीन फाइल में मोदी का जुड़ाव, मोदी का इजराइल के थ्रू जो कनेक्शन है वो साबित हो चुका है। मतलब कोई शर्म है कुछ नहीं है। कोई सोचना कि देश की इज्जत को क्या होगा, उनकी अपनी पर्सनल इज्जत को क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि हमने इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। एक जो है एप्स्टीन के बारे में सब जानते हैं, हम उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो इस दुनिया को आमतौर पर बताया नहीं गया है कि वो एक भयानक, एक क्रिमिनल, एक रेपिस्ट, एक बच्चों के साथ सेक्स करने वाला एक यहूदी है। ये उसका यहूदी होना पता नहीं क्यों छुपाया गया है। वो एक यहूदी, उसको क्या कहते हैं, एक दलाल, एक यहूदी फिक्सर के तौर पर, अरेंजर के तौर पर सारे काम कर रहा था इजराइल के लिए, और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और इजराइल के साथ और अमेरिका से दोस्ती कराने के लिए उसका जो रोल था वो तो कुछ छुपा नहीं है। मैं अगर मौका रहता तो मैं असल में उसको विस्तार से आपको बताता। यूनाइटेड नेशंस का स्टेट डिपार्टमेंट जो है, उसने ये रिलीज किए हैं जो ईमेल हैं एप्स्टीन, और मोदी जी का एक खास आदमी है, मतलब अडानी बिरादर्स में, यानी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है। जी, ये सारा ये आप ईमेल पर जाके देख सकते हैं। एप्स्टीन के फाइल, जी, जो बातचीत हो रही है, किससे बातचीत हो रही है जनाब? ये अनिल अंबानी से। ये अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के भाई हैं, मिलकर काम करते थे और आज भी मिलकर काम करते हैं। खरबों रुपया इन्होंने बैंकों का खाया है, लेकिन इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इनकी जो बातचीत हो रही है, कितने बड़े दोस्त हैं ये असल में 4 फुल स्केप पेज पर ये ईमेल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्स्टीन उनको लिख रहा है कि सुल्तान जो है यहाँ न्यूयॉर्क में सैटरडे आएगा, ये 3
20 मार्च 2017 का है। ये देखिए मोदी जाने वाले हैं, जून के अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले ये मोदी के वहां जाने को, मोदी ने क्या क्या करना है, मोदी की क्या क्या मदद करनी है एप्स्टीन ने, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एप्स्टीन ने, अनिल अंबानी ने जो एप्स्टीन को लिखा उसका जवाब दे रहे हैं कि सुल्तान विल कम टू न्यूयॉर्क ऑन सैटरडे। ये शायद आप जानते हैं सुल्तान कौन था। ये यूएई की शासकों का एक बड़ा गुर्गा था, और ये वहां के सारे हवाई जहाज, हवाई अड्डों का पूरा ये इंचार्ज था। और इसका अडानी अंबानी के साथ बहुत बहुत गहरा इसका संबंध है, और इसको इस्तीफा देना पड़ा है, इसको हटाया है यूएई के शासकों ने। यानी वो खुद इतने गंद में लिप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इसको हटाना पड़ा है सुल्तान को। कह रहे सुल्तान भी आ रहा है तो तुम क्या आओगे? अब अंबानी कहता है कि सॉरी मैं वहां पर नहीं हूं। तो और आपका पेरिस कैसा रहा? ये पेरिस में जो है ये उसी के अड्डे पे गया था। ऑल was Paris fun at all? Sultan in New York with me this weekend, lots of dessert. सुल्तान मेरे साथ अभी न्यूयॉर्क में है, और बहुत बहुत मीठा खाने को मिल रहा है। जी, आप जरा शब्द देखिए, शब्द। जी, बिल्कुल। डेजर्ट का मतलब क्या है? बच्चे मिल रहे हैं, बच्चियां मिल रही हैं, लड़कियां मिल रही हैं, डेजर्ट, ये उनका खाने का डेजर्ट है। हाँ, जी। आप भाषा देखिए, आप भाषा इतने गैर इंसानी, इतना। अनिल अंबानी, ये 9:30 बजे सुबह उनको जाता है। अनिल अंबानी 10-16 पर जवाब देते हैं, ग्रेट, एंजॉय, मस्ती करो, बहुत बढ़िया, मस्ती करो। उसके बाद ये अनिल अंबानी लिखते हैं, होप यू आर वेल एंड हैड लिट्स ऑफ डेजर्ट विद सुल्तान। द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड यस्टरडे पीएम मोदी's trip to DC. Can you tell me when and what dates? बहुत बढ़िया, आपने डेजर्ट खाया, आपने बहुत बढ़िया, और इस तरह के बहुत डेजर्ट आप खाएं। हाँ। तो मुझे अभी पता लगा है कि मोदी जी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या खबर है? तो जनाब ये जवाब लिखता है, यू वर ग्रेटली मिस्ड। ये एप्स्टीन लिख रहा है इसको, आपको हमने मिस किया। यू वुड बोथ हैव लव टू हैव यू हियर। हम दोनों का मन था, यानी वो सुल्तान और हमारा मन था आप यहाँ रहे। आई एम टोल्ड it's a part of Israel strategy, should know more about I return from Paris. उन्होंने कहा कि ये मोदी जो यहाँ पर आ रहे हैं, असल में ये इसराइल की जो स्ट्रेटेजी है उसका ये एक हिस्सा है। हाँ, ये जो, और यहाँ से हमने that buy India in reality is limited to certain categories of things, जैसे कि जेट इंजन्स वगैरह वगैरह। तो ये हथियारों के लिए सारा हो रहा है, और ये इजरायली प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग, अनिल अंबानी लिखते हैं कि 5-6 जुलाई को वो वहां पर होंगे। प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग इजराइल, फिक्स 6 जुलाई। देखिए कितने इनको पहले पता है कि 5-6 जुलाई को मोदी जा रहे हैं इजराइल को। और क्या इनकी कोई अलग से सेपरेट मीटिंग कराई जा सकती है? Yes, I fully understood. What I am told is that discussion regarding Israeli strategy were dominating Modi dates. However, lots and lots of internal corporatives taking on. जी, Anil Ambani. Okay. As part of your new, frankly brilliant strategy, are you member of the US think tank? ये अलग कुछ बात होती रहती है, लेकिन उसके बाद वो क्या बात करते हैं कि किसी एक दल्ले का और के ईमेल भेजेंगे, तो वो कहते हैं कि हाँ भेज दीजिए प्लीज, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। ये जो बात आकर खत्म होती है वो ये खत्म होती है कि आप जो है, आप वहां पर अमेरिका को पटाने के लिए वहां पर आप डांस करेंगे। आप ये साहब बताते हैं कि वहां डांस होगा, और वो डांस का जो असर है वो ट्रंप को पटाने के अंदर बड़ा रोल अदा करेगा। तो ये देखें, ये मैं जरा बीच में आपको रोक रहा हूं। इन सारी चीजों को जब गहराई से अंदर से देखते हैं, जो चीजें आपने बताई, इससे ये एक नतीजे के तौर पर, एक हिस्से के तौर पर, हालांकि बहुत सी चीजें उसमें हैं, यानी कुछ लोगों की अय्याशियों की कीमत मुल्क के अवाम देते हैं। यानी लोग कुछ अय्याशी करें, वो सौदेबाजी वहां कर लें, और उस अय्याशी के नतीजे में लोग फेवर ले लें, कारोबार करा लें। वो सारी चीजें मुल्कों के इंटरेस्ट अब बेडरूम में जाकर के
तय हो जाते हैं। बेडरूम के थ्रू है, अब सारी चीजें बेडरूम के थ्रू है। और मतलब बहुत ही खतरनाक बात है। और इस वक्त जो आपने ये चीजें बताई हैं ये बहुत ही अहम है। पिछली बार जब मोदी जी इजराइल गए थे उसमें एप्स्टीन का कितना बड़ा रोल था, सारी चीजें उसने फिक्स की थी, सारी ऑर्गेनाइज उसने कराई थी। बिल्कुल सारी बिल्कुल। और ये पहले व्हाइट हाउस अमेरिका गए थे, उसके बाद इजराइल गए थे। और ये जो एप्स्टीन जो ईमेल लिख रहे हैं जरा सुन लीजिए। हाँ, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of US President. They had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन कह रहे हैं मैंने जो बताया था कि जरा उसके साथ वहां डांस करिए, उसके साथ मौज मस्ती करिए। हाँ। और पता नहीं एप्स्टीन ने और क्या क्या किया होगा वहां, क्योंकि वो वुमनाइजर है। हाँ, वो जो है नेतन्याहू जो है वुमनाइजर है, वो सब जानते हैं। तो ये और उसने लिखा इट वर्क्ड। हाँ, मेरा जो फॉर्मूला था वो काम कर गया, वो फॉर्मूला जो था काम कर गया। अच्छा, मैं यहाँ पर भाई साहब जरा सा कि इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजी, इंडिया को पाकिस्तान के टेरर का मुकाबला करने के लिए, कश्मीर में टेरर का मुकाबला करने के लिए इजराइल चाहिए, ये इतना बड़ा झूठ है। मैं आपको कुछ सबूत देकर बात करूंगा कि इजराइल, इंडिया के जो सारे हित हैं, सारे इंटरेस्ट हैं, वो जो गल्फ स्टेट्स हैं जिसको हम मुसलमान देश कहते हैं, और गल्फ के बाहर जो एक ईरान है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लेटेस्ट जो डाटा है वो आपके सामने जी, बिल्कुल बताइए। लोकसभा ने 5/12/2025 को मंत्री जी ने, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया कि गल्फ के अंदर कितने इंडियन काम करते हैं। जी जरा सा वो आंकड़ा ले लीजिए। कौन सी तारीख का है जनाब, मैं आपको बता रहा हूं, 5/12/2025। हाँ, 2-2.5 महीने पहले की बात है जी। हाँ, ओमान के अंदर 6,76,781 हैं, कतर के अंदर 8,30,491 है, कुवैत के अंदर 10,36,389 है, सऊदी अरबिया के अंदर 27,47,551 है, बहरेन में 3,17,564 है, यूएई में 43,26,248 है। ठीक है जी। और इसमें सारे धर्मों के हैं। हाँ, बिल्कुल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब हैं। हाँ जी। और इजराइल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 406 था, 28/11/2024 को मंत्री जी ने इसको जवाब दिया। श्री रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान का सवाल था कि इजराइल के अंदर कितने इंडियन काम करते हैं। कुल मिलाकर 6,362। जी। और उन्होंने वो आंकड़ा भी दिया कि भारत की कौन सी स्टेट से गए हैं। सबसे ज्यादा गए हैं 5,528, 6,362 में से 5,528 उत्तर प्रदेश से। और इसकी एक शर्मनाक पहलू यह है कि ये सारे हिंदू हैं, इसमें एक मुसलमान नहीं। यानी आप 6,362 हिंदुओं को जॉब दिलाना, और उसके बाद वहां पर टोटल मिलाकर 14, 24, 28, 30, 33 लगभग 1 करोड़ लोग हिंदुस्तानी जहां काम कर रहे हैं गल्फ मुसलमान स्टेट्स के अंदर। इसमें ईरान शामिल नहीं है। ईरान शामिल नहीं है। 1 करोड़ लोग और 6,000 लोगों के बीच में आप कह रहे हैं 6,000 लोगों से को जो जॉब दिलाना हमारा स्ट्रेटेजिक है। अब जरा सोचिए, अगर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर एक दिन ये सवाल उठाने लगे हिंदू मुसलमान का सवाल उठाने लगे तो क्या होगा। हालांकि बात यह है कि इन अरब देशों को तो कोई, हिंदुस्तानी मुसलमानों को छोड़िए, इनको तो अपने प्रॉफिट का नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान किसकी सजा भोगते रहे, आई लव मोहम्मद कहने की सजा। मस्जिदें ढाई जा रही हैं, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनमें से लेकिन आपको मैं शमसुल इस्लाम साहब, ये किसी हद तक यकीन तक ऐसा लगता है कि ये अरब मुल्क कभी हिंदू मुसलमान का सवाल आरएसएस बीजेपी की सरकार से नहीं पूछेंगे। अभी हमारे पास बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जिसमें हिंदुओं को हाई रैंकिंग पोजीशंस दी जाती हैं यूएई में, बैंकों के लीडर, बड़े बड़े ऑफिसेज में, और जो आमतौर पर मुसलमान होते हैं उन्हें बिल्कुल छोटे किस्म के कारोबार मिलते हैं, मजदूर किस्म के काम मिलते हैं, और वो खुद प्रेफर करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना, बल्कि वो पार्टीजन एटीट्यूड कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। बिल्कुल। लेकिन जरा मैं बताना चाहता हूं, एक आंकड़ा और रख दूं कि इजराइल के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा लगभग $2 खरब का है।
हाँ जी। और हमारा जो इंपोर्ट है वो 578 वो है। हम इजराइल को $2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमको $578 मिलियन का करता है। हाँ। लेकिन गल्फ के साथ जो बिजनेस है वो जनाब 189 बिलियन डॉलर का है, खरब डॉलर का है। 189 बिलियन डॉलर का। मैं ये कह रहा हूं, हम स्टेट जो है वो पक्ष लेती है। उन्होंने तो मोदी को सबसे बड़े अपने अवार्ड दिए हैं। जी बिल्कुल, सारी बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जहां से लिए हैं उन्होंने ये इस्लामी देशों से लिए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो पार्टीजन करते हैं। हाँ। और हिंदू जो हैं बहुत सारी बार ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, हाँ। क्योंकि वो जिस तरह की उनको सहूलियत और मोदी का सपोर्ट रहता है, ये सब रहता है, तो उनको मिलता है। क्योंकि इतनी बड़ी जगह, लगभग 80 एकड़ की जगह मंदिर के लिए दी गई, तो हाँ। वो भी तो एक कोई ना कोई पीछे बाप होता है, तभी होती है यूएई की भाषाओं ने। पर मैं ये कह रहा हूं, अगर वहां के लोग, अगर वहां के अरब किसी दिन हिंदू मुसलमान करने लगे, हाँ, तो क्या होगा? बिल्कुल, तो हम नहीं बिल्कुल, चाहते। यहाँ पिछले 1 महीने से सारे देश के अंदर, जहां मैं रहता हूं उसके आसपास विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। उनमें क्या क्या बोला जा रहा है, आप उसको यकीन नहीं करेंगे। आप उसको यकीन नहीं करेंगे, अखबारों में उसकी कोई खबर नहीं आती है। एक जगह का जहां पर मैं खुद मौजूद था, बताता हूं कि हम पावर में नहीं थे, अब हम पावर में आ गए, हमेशा पावर में रहेंगे। ये एक आरएसएस का साधु आया कर्नाटका से, वो कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है तुमने अब हथियारों की ट्रेनिंग देनी है। ये हथियारों की अगर फौरन जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चलकर हथियार आएगी। अच्छा, जहां ये हो रहा है, विराट सम्मेलन हुआ है संडे के दिन, वहां पूरी की पूरी जो इलाका है, पॉश इलाका है, वहां पर 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। 12-13 मुसलमान हैं, 12-13 मुसलमानों के घर हैं। अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, देखिए, हालांकि आपने अब से पहले भी वो चीजें बताई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए बीच में हल्का सा अगर रेफरेंस के तौर पर थोड़ा सा आप अगर बता दें, ज़ायनिज्म जो इजराइल में है, जो वहां मुसलसल फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किए हुए है, वो, और आरएसएस, बीजेपी आरएसएस जो उस नजरिए की है, इन दोनों में नजरियाती जो कॉमन चीज है उस पर थोड़ी सी हल्की सी बता दीजिए, फिर हमारे पास। एग्जैक्टली आपने जो कहा, मैं उसी पर आने जा रहा था। कि फिर ये क्या रिश्ता है भाई? फाइनेंस आप इजराइल के साथ धंधा करने को मना करता है। आप इजराइल के साथ दोस्ती और फलस्तीनियों को मार के आप सारी दुनिया से बाहर हो जाते हैं। आप टेररिस्ट, आप जेनोसाइड करवाने वाले आप माने जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सारा यूरोप किस तरह से विरोध कर रहा है इजरायली सामान का, उसका आयरलैंड का एक उदाहरण आया है कि एक बंदे ने कहा कि मैं वो इंचार्ज था जो इजराइल का सामान बेचने का, एक बहुत बड़ा चेन है, उसने कहा मैं इनका नहीं बेचूंगा। उसको कंपनी ने हटा दिया, टेस्को कंपनी है, उसने हटा दिया। जी। सारा शहर जमा हो गया और कहा कि आप इनको वापस लेना पड़ेगा। उनको वापस लेना पड़ा। कितने देशों ने, यानी एक एंटी इजराइल के बाइकॉट को सपोर्ट करने वाले आदमी की सपोर्ट में बड़ी तादाद में पूरा शहर आ गया। आयरलैंड का पूरा शहर आ गया। नेदरलैंड है, आयरलैंड है, कितने देश हैं जिन्होंने इजराइल के सामान पर पाबंदी लगा दी है। जी। अच्छा, लेकिन हमारी क्या दोस्ती है? हम घाटे में भी रहेंगे, लेकिन आरएसएस तो कब से कहता रहा है कि हमारा आइडियल है इजराइल, इजरायली ज़ायनिज्म हमारा आइडियल है। और मेरी एक किताब का रिव्यू करते हुए खुशवंत सिंह जी, जो बहुत मशहूर, अगर कोई नहीं जानता तो बड़ी बदकिस्मती है, खुशवंत सिंह जी ने मेरी जो गुलवलकर वाली किताब है, इसका रिव्यू करते हुए लिखा था कि शमसुल इस्लाम ने यह सवाल उठाया है कि ये जो है हिटलर के जमाने में ये यहूदियों के कत्लेआम की बात करते थे। इन्होंने किताबें लिखी हैं। सावरकर ने किताब लिखी 1923 में हिंदुत्व, 1939 में गोलवलकर ने किताब लिखी वी आर अवर नेशन टू डिफाइन, कि हमको बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों का और ईसाइयों का कत्लेआम करना चाहिए जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी ने यहूदियों को किया था। तो वो कहते हैं कि फिर ये आज इजराइल के सपोर्टर क्यों हैं? तो खुशवंत सिंह ने जो लिखा था, जरा सा वो सुन लीजिए। जी,
गोलवलकर पर सावरकर के विचारों की गहरी छाप थी। दोनों जातिवाद के समर्थक थे और हिटलर द्वारा लाखों लाखों यहूदियों के जनसंहार को जायज ठहराते थे। वो यहूदीवादी राज्य इसराइल के इसलिए समर्थक थे कि इसने अपने पड़ोसी मुसलमान देशों से लगातार युद्ध छेड़ रखे थे। इस प्रकार इस्लाम से घृणा हिंदुत्व का एक अभिन्न अंग बनकर उभरा। ये खुशवंत सिंह लिख रहे हैं जनाब। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अरब देश के वो नहीं समझ रहे हैं, यानी अरब देश के जो हुक्मरान हैं, जो इस्लामिक ज़ायनिस्ट हैं, कि रसूल तो हैं, वो तो अरब ही थे, वो अरब के हैं। आई लव मोहम्मद, बिल्कुल, मैं पैगंबर को प्यार करता हूं। ये बैनर लगाने से कितने घर तोड़े गए, कितनी मस्जिदें ढाई गई हैं, कितने सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार करके आज भी जेल में रखा हुआ है। अरे शमसुल इस्लाम साहब, मैं एक बात बीच में रखता हूं, छोटी सी बात है, मेरा अपना जाती तजुर्बा है, मैंने अपनी आंखों से अपने कान से सुना है कहते हुए अरब मुतव्वे को, जो वहां की मजहबी पुलिस है, वो बाकायदा मदीने का एक वाकया है, और ये वाकया मैंने बहुत कम किसी को बताया है, लेकिन मैं आज पब्लिक के सामने कह रहा हूं कि वो जब आपस में बैठते हैं वो ये बात करते हैं कि ये जो मस्जिद नबवी का गुंबद है, ये हमारे बुजुर्गों ने गलती की, इसे खत्म कर देना चाहिए था। ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शिर्क करते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यानी अगर फातिहा पढ़ते हैं लोग या दुआ मांगते हैं, उनकी नजर में शिर्क है। ये प्रोफेट मोहम्मद के दोस्त नहीं, दुश्मन है। ये कहते हैं ये कब्र ही नहीं रहनी चाहिए थी। ये मैंने खुद अपने कान से, अपनी आंखों से मुतव्वों को बात करते हुए देखा। जी, ये तो काज़मी साहब, ये तो आज हो रहा है। हाँ। आज बड़े पैमाने पर जो मजार गिराए जा रहे हैं, जो हमारी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी चुप हैं। जी, वो खुश हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। जो सऊदी फंडेड मदरसों के पढ़े, जिनका ताल्लुक इजराइल के उस ताल्लुक से है, सऊदी इजराइल रिलेशन से, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उन्होंने ही, और उनको ये शर्म नहीं आती कि यही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, यानी वो सबको एक एक करके मारेंगे, एक एक करके करेंगे। तो कितना जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो कितना क्या रोल अदा कर रहे हैं आरएसएस को मदद करने का। तो बुनियादी बात यह है, हम चाहते हैं सारी दुनिया में पीस रहे, लेकिन सारी दुनिया में पीस है तो इंडिया में भी पीस चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में आप जो 21-22 करोड़ मुसलमान हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से, उनको खत्म करने के लिए भी लगभग 50 साल लगेंगे, अगर आपने उनको सबको गैस से भी मारना है तो, उनकी लाशों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो ये जिस रास्ते पर मोदी लेकर जा रहा है हमारे देश को, मोदी का जो पूरा गिरोह है जिस रास्ते पर लेकर जा रहा है, आरएसएस के लिए, हिंदुत्ववादी उसके लिए, ब्राह्मणवाद के लिए, ये सारी दुनिया के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। उससे पहले ये देश खत्म होगा। अगर इस देश को बचाना है तो ये जो तिगड़ी बैठ रही है नेतन्याहू की, मोदी की और ट्रंप की, इसको विफल करना ही होगा काज़मी जी। ये ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू की जो तिगड़ी है वो दुनिया की तबाही की तरफ ले जा रही है। मैं चलते चलते आखिर में याद दिला दूं कि आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के वक्त भी और उसके बाद भी ये आर्गुमेंट कई बार रखा कि सऊदी अरब में अगर मस्जिद को कभी भी खत्म किया जा सकता है तो यहां क्यों नहीं किया जा सकता। वो सऊदी अरब की ही मिसाल देते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं, ये ज़ायनिस्ट सिंक्ड ब्रांड ऑफ सऊदी, ब्रांड ऑफ इस्लाम, जिसे जो भी नाम दे दें, ये वही है जिसमें मुसलमानों को सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई, जिन्होंने इल्म से दूर रखने की कोशिश की गई, बाकायदा जाहिल रखने के लिए बड़ा फंड है लोगों को जाहिल रखने के लिए। तो ये पाकिस्तान को तबाह किया, बांग्लादेश को तबाह किया। बिल्कुल बिल्कुल। सऊदी यानी वहां अस्पताल नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए, बना कि ये लो, ये मस्जिद ले लो, मदरसा ले लो। मदरसा बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मदरसा आपको किस लिए आप बनाना चाहते हैं? हमारी तरक्की चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मैं चलते एक छोटा सा लाइट नोट पर बात खत्म करना चाहता हूं। पिछले दिनों मेरे अच्छे दोस्त सुन्नी हजरात थे, उनसे बात हो रही थी। पिछले दिनों रजब का महीना गुजरा ना, तो मैंने ऐसे ही कहा कि सब वो आजकल रजब है तो हाँ एक दूसरे के हम लोग जाते हैं। तो एक साहब कहने लगे कि सब हम भी बचपन में जाते थे, वो कुंडे वुंडे होते थे, क्या अब भी होते हैं? मैंने कहा, मजाक में ही कि मैंने कहा, लेकिन बहुत ही मेरे ख्याल से सटीक मजाक हो गया इत्तेफाक से। मैंने कहा साहब सुन्नी ही तो वहां भी हो गए, शिया तो पहले भी शिया थे, आज भी शिया है।
तो ये जो मस्जिदों पर कब्जा हुआ है और मदरसों पर कब्जा हुआ है, पैसा ले लो, फंडिंग ले लो, मस्जिदें खूबसूरत बना लो, वो असल में वही इजरायली सिंक्ड या ज़ायनिस्ट सिंक्ड ब्रांड ऑफ इस्लाम को फैलाया गया है, जिसके नतीजे में बहुत सी चीजें हुई हैं जिससे इस्लाम का नाम चेहरा मस्ख किया गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम रह गया। अगर आखिर में फिर एक मिनट है तकरीबन, अगर आप समराइज कर दें मोदी की विजिट और आरएसएस और इसको, तो मेरे ख्याल से लोगों को नतीजे के तौर पर मिल जाएगा। नहीं, जश्न है, क्योंकि जश्न ये है कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे खतरनाक जो गठबंधन हो रहा है, और अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी जो सब हो रहा है, वो आप ये देखेंगे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इजराइल का बहुत काम है। मोदी जी को अब लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, कंट्रोल करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप कैसे सबको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। आप सबको, आप किसी का कोई मसला हल किए बिना राज आपका पक्का रहेगा। इजराइल इसके अंदर आप जानते हैं किस तरह से स्पाई चीजें बनाकर, गैजेट्स बनाकर वो सारी दुनिया को कंट्रोल करना सिखाता है। मोदी जी को वो पसंद आता है, मोदी जी को वो पसंद है। मोदी जी पैदाइशी तौर पर तानाशाह हैं, क्योंकि आरएसएस में उनकी ट्रेनिंग हुई है। और आरएसएस के गोलवलकर ने 1940 में कह दिया था, एक नेता, एक आइडियोलॉजी, सारी दुनिया हमारे सामने सर झुकाएगी। जी, उसी रास्ते पर मोदी जी जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये बहुत ही खतरनाक सिग्नल्स हैं। बहरहाल लोगों को संजीदगी से गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शम्सुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही गहराई से हमारी मालूमात दी। मैं अपने दर्शकों नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।